हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 7 की हिस्ट्री के चैप्टर 1 द अराइज ऑफ ए स्मॉल किंगडम स्टेट्स ईयर 650 to 1200 AD इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं कि इस समय में कैसे छोटे छोटे जो स्टेट है छोटे छोटे स्टेट में किंगडम्स जो है अराइज करने लगे। इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानने वाले हैं। किंग हर्षवर्धन डाइड इन द ईयर 647 AD। आफ्टर दैट फॉर द नेक्स्ट 600 years there were no large emperor in India। सो जब राजा हर्षवर्धन जो 647 में उसका डेथ हुआ, उसके बाद 6 साल तक कोई भी ऐसा शासक नहीं था, बड़ी शासक नहीं थी इंडिया में। द कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू मैनी स्मॉल किंगडम। कंट्री जो है छोटे छोटे किंगडम में, राजवंशों में डिवाइड हो गया। वाई डिड दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ? फ्रॉम वेयर डिड दिस स्मॉल किंगडम्स अराइज, कहाँ से आए थे और कैसे ये अराइज किए? Who were the kings of the time? Who were the famous kings of the time? उस समय कौन से राजा जो है फेमस थे? How did they manage to maintain large armies to protect their kingdom and conquer more territory? So ये लोग कैसे मैनेज करते थे जो बड़े बड़े आर्मीज होते थे उन्हें अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी जीतने के लिए? What went on in their royal कोर्ट्स, उसके रॉयल कोर्ट्स कैसे होते थे? और इसके साथ साथ वी शैल लर्न अबाउट दिस थिंग्स इन दिस लेसन। ये काफ़ी सारी चीज़ें हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं कि द मेन राजवंश ईयर 650 to 1200 AD मैप 1.1। सो ये 1.1 में जितने भी राजवंश हैं उन सारे राजवंशों के नाम इसमें दिए हुए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये आप मैप के थ्रू यहाँ पे देख सकते हैं कि ओवरऑल सारे जितने भी राजवंश इंडिया में थे उन सारे का दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ न्यू किंग्स एंड डायनेस्टी वेर फॉर्म। तो कैसे राजा जो है नए राजा और उसके राजवंश कैसे बनाए गए इस तरह से। तो इसमें हम देखेंगे इस टॉपिक में, मैनी किंग्स यूज टू इंस्क्रिप्ट देयर ऑर्डर एंड एडिक्ट्स ऑन रॉक्स एंड कॉपर प्लेट्स। काफ़ी सारे जो राजा होते थे वो क्या करते थे, ताम्रपत्र में या फिर शिलालेख में लिखवाते थे। पोएट्स एंड बर्ड्स ऑल्सो रोड सॉन्ग ऑफ प्रेज टू देयर किंग्स इन दिस वे। सो कवि लोग होते थे, वो लोग भी जो सॉन्ग्स क्रिएट करते थे उसमें राजाओं की प्रशंसा किए होते थे। वी कम टू नो मोर अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दोज टाइम्स बाय रीडिंग व्हाट इज़ रिटन ऑन दिस रॉक्स एंड कॉपर प्लेट्स। तो हम भी इस हिस्ट्री में इस टाइम पे क्या क्या उस कॉपर प्लेट में लिखा हुआ था वो सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सो द inscriptions and copies of their nearby rock and copper plates shown that there were many powerful kings ruled in different parts of India around the year 650 AD। सो जितने भी कॉपर प्लेट्स हैं उसमें जो लिखा हुआ था शिलालेख में, उन सारी चीज़ों से हमें पता चला कि 650 AD के समय में काफ़ी सारे किंग्स थे, शक्तिशाली राजा लोग थे जो लोग इंडिया में राज कर रहे थे। हु गॉट विक्ट्री ओवर देयर सराउंडिंग एरियाज एंड इंक्लूडेड इनटू देयर एम्पायर। सो लोग अपने आसपास के सराउंडिंग एरिया को जीत करके उन्होंने अपने एम्पायर में, शासन में उसको शामिल कर लिया था। दिस रूल्स वेयर कंस्टेंटली एट वॉर विथ ईच टू एक्सटेंड देयर एम्पायर। सो ये युद्ध जो है, ये शासन व्यवस्था जो है कंटिन्यू चल रही थी कि लोगों को अपने आसपास के क्षेत्रों को जा कर के अटैक करना, फिर उसको जीत करके अपने राज्य में मिला लेना। बट द डिसेंडेंट्स ऑफ दिस पावरफुल किंग्स वेर वीक एंड इनकैपेबल रूलर्स। कभी कभी क्या करते थे, जो इनकैपेबल रूलर्स होते थे उन्हें जा कर के अटैक कर देते थे। देन वंस दे कंक्यूर्ड मोर टेरिटरी, फिर वो सारे हराने के बाद उसको क्या करते थे, अपने राज्य में, अपने प्रदेश में मिला लेते थे। दे अपॉइंटेड देयर आर्मी जनरल्स एंड सीनियर ऑफिसर्स टू गवर्न दोस न्यू ओरिजिन एंड इस्टेब्लिश देयर ऑथोरिटी ओवर देम। तो ये क्या करते थे, उनके लिए गवर्नर जनरल्स, ये सारी चीज़ें, सारी अथॉरिटीज़ मिलती थी। मैनी ऑफ द गवर्नर्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। बहुत सारे ऐसे गवर्नर्स होते थे जो उनको अथॉरिटी दिया जाता था कि आप इस तरह से यहाँ पे शासन करेंगे, उसका लगान वगैरह, कर वगैरह देना है, ऐसा उन्हें दिया जाता था। तो कुछ लोग उसमें से क्या करते थे, उस अथॉरिटी को लेने के लिए क्या कर देते थे, रिफ्यूज़ कर देते थे।
एक्सेप्ट नहीं करते थे। फॉर एग्जांपल इन अ स्टेट ऑफ वेस्टर्न इंडिया की एक एग्जांपल है। देयर वाज रूल ऑफ द राष्ट्रकूटस डायनेस्टी हु वेयर ऑफिसर्स ऑफ चालुक्य किंग्स। जो चालुक्य किंग था वहाँ के ऑफिसर था राष्ट्रकूटस का। बट द राष्ट्रकूटस बिकम सो स्ट्रॉन्ग दैट दे डिक्लेयर देमसेल्फ एज अ किंग। वो क्या हुआ, धीरे धीरे वो स्ट्रॉन्ग हो गया और स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ वो अपने आप को क्या कर दिया, राजा घोषित कर दिया। इन द 8th सेंचुरी एंड बिगन रूलिंग इंडिपेंडेंटली। सो ये क्या किया, 8वीं शताब्दी में अपने आप को एक स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया और ये स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे। देन समटाइम वॉरियर्स, अ स्ट्रॉन्ग वॉरियर वुड टेक द हेल्प ऑफ his friend to attack weak tribal and stamp his authority over them। तो क्या होता था, सम टाइम एक दूसरे को सपोर्ट करते थे उनके फ्रेंड्स राजा, इस तरह से कि जो वीक प्रजातंत्र होता था या फिर उसके आसपास के पड़ोसी राज्य जो होते थे, जो लोग बहुत कमज़ोर होते थे, उन पर जाकर अटैक करने में हेल्प करते थे और जीतने के बाद में उस पर अपना अथॉरिटी लगा लेते थे या फिर अपने राजतंत्र में उसे मिला लेते थे। लेटर ही वुड इन्वाइटेड ब्राह्मण्स, मर्चेंट्स एंड peasants from other palace to settle in the sea in the area he had conquered and declare himself king। सो ये लोग अपने आप को वहाँ पर राजा घोषित किए हुए थे। तो वहाँ पर ब्राह्मण लोगों को या बहुत सारे मर्चेंट्स लोगों को, इन सारे लोगों को समुद्र के किनारे बसने के लिए इनवाइट किया। स्टोन इंस्क्रिप्शंस फाउंड एट गटियाला नियर गुजरात इन राजस्थान गिव वन सच एग्जाम्पल। तो गुजरात में एक गतियाला नामक जगह है, वहाँ पर एक ऐसा ही एग्जाम्पल मिलता है। इट से दैट द प्रतिहारस इस्टेब्लिश देयर रूल इन द रीजन इन दिस वे। इसी तरीके से जो प्रतिहारस राजवंश थे उन्होंने क्या किया, इसी तरीके से अपना रीजन किया और अपना राजवंश को ऐसे ही कंटिन्यू आगे लेकर के गया। इन छत्तीसगढ़ द कलचुरी बिकम रूलर ऑफ द त्रिपुरी किंगडम नियर जबलपुर इन अ सिमिलर मैनर। तो सेम इसी तरह से, जिस तरह से हमने ऊपर में देखा, ठीक वैसे ही छत्तीसगढ़ में एक कलचुरी शासक थे, वो भी रूलर्स बना और त्रिपुरी किंगडम जो कि जैसे जबलपुर में जिस तरह से स्थापित हुआ था, ठीक उसी तरह से सेम मैनर पे उन्होंने भी इस्टेब्लिश किया। देयर वर मोर वे टू बिकम किंग एंड किंगडम लाइक। तो इसमें और भी काफ़ी ऐसे वे थे, रास्ते थे जिससे राजा बना जा सकता था। सम फैमिलीज वुड सेटल इन एन एरिया इन एक्वायर अ लॉट्स ऑफ लैंड फॉर फार्मिंग। कुछ फैमिली ऐसे होते थे कि ऐसे एरिया में सेटल होते थे और बहुत सारे खेत को फार्मिंग करने के लिए रखते थे। दे वुड डिग वेल्स, पॉन्ड्स एंड बावड़ीज टू इरीगेट द लैंड टू गेट अ गुड क्रॉप। सो ये लोग क्या करते थे, कुआं, पॉन्ड्स या फिर बावड़ी इस तरह से बनाते थे ताकि बेस्ट तरीके से इरीगेशन कर सकें और इरीगेशन करने से अच्छी फसल हो, क्योंकि उनके पास काफ़ी अच्छे सारे फसल थे। एज देयर हार्वेस्ट इंक्रीज्ड, सो उनकी जो फसल होती थी वो क्या होती थी, इंक्रीज्ड होती थी। दिस फैमिलीज वुड बिकम वेल्दी एंड पावरफुल। सो इस तरह के जो फैमिली थे जो वहाँ जा कर के बस जाते थे और खेती करते थे, तो वो धीरे धीरे क्या होने लगे, पावरफुल होने लगे। देयर ग्रैंड्योर वुड इंक्रीज एंड अदर पीपल वुड सीक देयर हेल्प एंड एडवाइस। सो दूसरे लोगों को क्या करते थे, फिर हेल्प करते थे, एडवाइस करते थे। द पीपल वुड पे ओबीडियंस टू देम एंड लिसन टू वॉट एवर दे सेड। सो जब वो पावरफुल हो गया तो लोग उनकी बातों को बड़े ही आज्ञाकारिता के साथ में उनको सुनते थे और क्या वो बोल रहे हैं वो ध्यान देते थे। टू इस्टेब्लिश देयर superiority and authority, these families would tell people they were descended from a lineage of gods and rishis। और अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए ये लोग क्या करते थे, अपने आप को गॉड से और ऋषि लोगों से कनेक्ट करते थे ताकि लोग उसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करें। द पाल डायनेस्टी ऑफ बंगाल एंड द कलचुरी ऑफ सेंट्रल इंडिया इस्टेब्लिश देयर सुप्रीमेसी इन दिस वे। तो बंगाल के जो पाल राजवंश थे और कलचुरी राजवंश थे जो कि सेंट्रल इंडिया में
थे, ये लोग भी इसी तरह से अपना जो डायनेस्टी है उसको इस्टेब्लिश किए। नेक्स्ट हम देखते हैं रोल्स ऑफ ब्राह्मण्स एंड भट्ट्स। तो इनके क्या क्या रोल थे, किस तरह से ये सारी चीज़ें करते थे इस समय में हम देख रहे हैं 650 to 1200 AD की स्टडी कर रहे हैं। तो इनका क्या क्या रोल था। ब्राह्मण्स हेल्प पावरफुल फैमिलीज इस्टेब्लिश रॉयल डायनेस्टी एंड गाइडेड द न्यू किंग्स इन गवर्नमेंट देयर किंगडम। सो ये जो ब्राह्मण्स लोग होते थे, लोग क्या करते थे, हेल्प करते थे न्यू फैमिली को और उनकी किंगडम को इस्टेब्लिश करने में। इसके साथ ही साथ इन दोज डेज द ब्राह्मण वेयर नोन फॉर देयर विजडम, अपने बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। लर्निंग एंड नॉलेज ऑफ रिलीजन, धार्मिकता को सीखने और उसका नॉलेज रखने के बारे में जाने जाते थे। दे वर ऑल्सो रिस्पेक्टेड फॉर देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ गवर्नेंस एंड स्टेट क्रॉप्स। तो स्टेट क्रॉप्स और गवर्नेंस के लिए भी अच्छा इन लोगों के पास नॉलेज होता था, इसलिए इन्हें काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी। दैट इज़ वे किंग इज़ नॉर्थ एंड साउथ इंडिया इन्वाइटेड ब्राह्मण। इसलिए क्या करते थे कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के लोग जो हैं, किंग्स जो हैं, इन ब्राह्मण्स लोगों को इनवाइट किए। हु लिव्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा एंड यमुना रिवर्स। तो इन्हें क्या किए, गंगा और यमुना नदी के किनारे में बसाया। टू सेटल इन देयर किंगडम, उसके किंगडम को सेटल करने के लिए। इन रिटर्न द किंग्स वुड डोनेट एंटायर विलेज। सो बदले में राजा लोग उनको पूरा का पूरा विलेज और द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम सेवरल विलेज टू दिस ब्राह्मण्स। तो इन जो ब्राह्मण्स लोग जो होते थे उनको क्या करते थे, या तो पूरा का पूरा गांव दे देते थे या फिर गांव से जो रेवेन्यू मिलता था उन सारे रेवेन्यू को उन्हें दे देते थे। दे केप्ट अ रिकॉर्ड ऑफ दिस डोनेशन बाय इंस्क्रिबिंग देयर ऑर्डर ऑन कॉपर प्लेट्स। सो कॉपर प्लेट में कितना किस तरह से क्या क्या डोनेट किया है वो सारे चीज़ों का रिकॉर्ड रखते थे। देयर वॉज अनदर रीज़न वाई किंग्स मेड सच जनरस डोनेशन टू द ब्राह्मण्स। तो यहाँ पर एक और रीज़न है कि राजा लोग क्यों ब्राह्मण्स लोगों को दयालुतापूर्वक दान दिया करते थे। टू इस्टेब्लिश देयर सुप्रीमेसी इन सोसाइटी, सोसाइटी में अपने सुप्रीमेसी को बढ़ाने के लिए द किंग वुड गेट द ब्राह्मण प्रिपेयर्ड अ लाइनेस फॉर किंग्स। किंग्स के लिए लोग लाइनेस की तैयार प्रिपेयर कर रहे थे। शोइंग दैट दे वेयर डिसेंडेड फॉर्म टू सन मून और सम ग्रेट ऋषिज। और ये लोग क्या करते थे, अपने आप को ये या तो सूर्य चंद्रमा या फिर ग्रेट ऋषि का पूर्वज इस तरह से अपने आप को शो करते थे। दे वुड ऑल्सो आस्क देम टू परफॉर्म राजसूय यज्ञ एंड अदर टाइप्स ऑफ यज्ञ टू शो हाउ पावरफुल देवर। सो इन ये लोगों को राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ इस तरह की यज्ञ करने को बोला जाता था ताकि वो और अपने आप को पावरफुल शो कर सकें। अ कॉपर प्लेट वॉज फाउंड इन छत्तीसगढ़ शोइंग द डोनेशन मेड बाय द कलचुरी किंग रत्नदेव III। सो इस समय में 650 AD के समय में भी छत्तीसगढ़ में कॉपर का एक प्लेट मिला जिसमें ये पता चलता है कि कलचुरी राजवंश जो रत्नदेव III था उनके भी डोनेशन के बारे में यहाँ पर पता चलता है। द भट्ट्स ऑल्सो प्लेड इन इम्पॉर्टेंट रोल इन इस्टेब्लिशिंग द रॉयल लाइनेज। सो भट्ट लोगों ने भी काफ़ी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया रॉयल लाइनेज को इस्टेब्लिश करने के लिए। द भट्ट ट्रेडिशन प्रिविलेज्ड इन द एंटायर नॉर्थ इंडिया रिलीजन ड्यूरिंग दिस टाइम। सो इस समय में नॉर्थ इंडिया में मोस्टली भट्ट लोगों ने वहाँ के किंगडम्स को बसाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया। दे वेर कोर्ट पोएट हु सैंग सॉन्ग इन द लोकल लैंग्वेज प्रेसिंग द किंग्स एंड हिज इंसेस्टर्स। तो ये क्या करते थे, जो कवि जो लोग होते थे उन लोग सॉन्ग गाया करते थे, तो वो लोकल लैंग्वेज में गाया करते थे। इसके अलावा राजाओं का प्रेसिंग किया करते थे, मीन्स काफ़ी ज़्यादा तारीफ किया जाता था। दिस सॉन्ग्स वुड इंस्टिल अ फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट एंड प्राइड फॉर द किंग एमंग द पीपल। लोगों के बीच में ये जो गाना ऐसे बनाते थे कि राजाओं की काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा होती थी, जिससे लोग राजाओं का क्या करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। द छत्तीसगढ़ दिस ट्रेडिशन कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ द चरण पोएट। चरण पोएट ने भी छत्तीसगढ़ में इस तरह की ट्रेडिशन को स्टार्ट किया। वन सच पोएट वाज दलराम राव। दलराम राव एक ऐसा पोएट है हु लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ राजा लक्ष्मी निधि ऑफ खैरागढ़। ये खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि के दरबार में रहा करते थे। ही वॉज द फर्स्ट
person to use the name छत्तीसगढ़ in one of these poem of praise to the king। ये राजा की प्रशंसा के लिए पहली बार अपनी कविता में छत्तीसगढ़ शब्द का यूज़ करने वाले थे, जिसका नाम है दलराम राव। तो इस तरह से भट्ट की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेक्स्ट हम देखते हैं मोनार्चेस एंड फ्यूडल किंग्स। सो ये किस तरह से हुआ और कैसे मोनार्चेस लोग और फ्यूडल किंग्स लोग आगे आए और जो अधिपति राजा और सामंत लोग थे वो किस तरह से ग्रो हुए और कैसा 650 AD में किस तरह की सारी जो व्यवस्था थी वो सारी चीज़ें हम फिर से देखेंगे। एज द नंबर ऑफ स्मॉल किंगडम्स ग्रू, जैसा कि छोटे छोटे किंगडम्स जो लोग थे वो ग्रू हो रहे थे। द वॉर्स बिटवीन देम ऑल्सो इन क्रिस्ट। सो उस समय क्या हुआ था, ग्रो तो कर रहे थे, इसके अलावा आपस में एक दूसरे के बीच में वार भी चलते रहता था। ईच किंग्स फॉट हिज नेबर्स टू एक्सटेंड हिज टेरिटरी। अपने प्रदेश को बढ़ाने के लिए क्या करते थे, सारे राजा एक अपने पड़ोसियों राजाओं से युद्ध करते थे। बट एज वी सॉ इन द केस ऑफ एम्परर समुद्रगुप्त, द विक्टोरियस किंग यूजुअली रिटर्न द लैंड टू द vanquished अंडर सर्टेन कंडीशन। तो जो उस समय का एक राजा था, काफ़ी बड़ा और प्रतापी राजा समुद्रगुप्त, वो जीतने के पश्चात राजाओं को उसका जो किंगडम था उसको यूजुअली क्या करता था, रिटर्न कर दिया करता था, उसके लैंड्स सारी चीज़ें। और द डिफीटेड किंग हैड टू एक्सेप्ट हिज कॉन्क्यूर एज हिज किंग एंड मास्टर। सो जो समुद्रगुप्त होता था वो मास्टर होता था और जो हारा हुआ राजा होता था वो समुद्रगुप्त के नीचे में उसको काम करना होता था। द विक्टर बिकम न अधिपति और मोनार्चेस। सो जो जीता हुआ व्यक्ति रहता था वो क्या बनता था, अधिपति बनता था, या फिर उसको हम मोनार्चेस बोल सकते हैं। वाइल द vanquished बिकम हिज सामन। फिर वही क्या बनता था आगे, सामन और फ्यूडल वसल, उसी को क्या बोला जाता था, फ्यूडल वसल बोला जाता था। सो टू इस्टेब्लिश द विक्टर्स अथॉरिटी फर्दर, द डिफीटेड किंग वॉज मेड टू राइट हिज नेम। सो जो हारा हुआ जो राजा होता था वो अपने नाम को कैसे लिखता था, द फॉलोइंग मैनर्स, इस तरह से लिखता था कि महासामंत श्री कृष्ण सितिपाल whose palace is at the feet of परम भट्टारक परमेश्वर महाराजाधिराज श्री भोज देव। तो जो एक सामंत थे जिसका नाम है कृषिपाल, तो वो कृषिपाल जो है परम भट्टारक परमेश्वर महाराजाधिराज श्री भोज के दरबार में उसके अधीन रहते थे। तो इस तरह से उन्हें अपना नामकरण करके रहना होता था। द फ्यूडल वसल वुड ऑल्सो गिव प्रीसियस गिफ्ट टू द मोनार्चेस टू शो देयर लॉयल्टी एंड ग्रेटिट्यूड। जो फ्यूडल वसल होते थे, जो सामंत लोग होते थे, अपने ग्रेटिट्यूड को प्रेजेंट करने के लिए क्या करते थे, गिफ्ट दिया करते थे, जिसे अपने लॉयल्टी को वो रिप्रेजेंट करते थे। व्हेन एवर द मोनार्चेस वेंट टू वार, जब भी मोनार्चेस लोग वार पे जाते थे, ही द फ्यूडल हैड टू गिव विथ हिज आर्मीज टू असिस्ट हिम इन द बैटलफील्ड। सो बैटलफील्ड में क्या करते थे, फ्यूडल्स जो होते थे वो लोग अपने आर्मी को भेजते थे ताकि उनका असिस्ट करे, हेल्प करने के लिए। सो नेक्स्ट हम देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट डायनेस्टीज। सो इसके बाद में और काफ़ी सारे मुख्य प्रमुख राजवंश आए। तो प्रमुख राजवंश में कौन कौन से थे, तो बिटवीन द ईयर्स 800 to 1000 हम अब देखने वाले हैं 800 से। हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि 650 AD to 1200 AD के बीच में। तो अभी कुछ और महत्वपूर्ण राजवंश आए जो कि 800 से 1000 के बीच में। 3 इन्फ्लुएंशियल डायनेस्टीज रूल इन नॉर्थ में 3 ऐसे मुख्य इन्फ्लुएंस करने वाले राजवंश जो है राज करते थे। ईस्ट एंड साउथ सेंट्रल इंडिया, ईस्ट में भी और साउथ सेंट्रल इंडिया में भी। द प्रतिहारस वेयर इन नॉर्थ, द प्लास इन द ईस्ट एंड द राष्ट्रकूदस इन साउथ। तो इस तरह से सभी लोग 3 मुख्य जगहों पे अपना किंगडम इस्टेब्लिश कर रहे थे। द किंग्स ऑफ दिस डायनेस्टीज वर एट वॉर विथ ईच अदर्स फॉर नियरली 200 ईयर्स। सो ये क्या कर रहे थे, तीनों एक दूसरे से
लगभग 200 साल से फाइटिंग कर रहे थे, ट्राइंग टू इस्टेब्लिश देयर सोवरेनिटी ओवर नॉर्थ इंडिया एंड द किंगडम ऑफ कन्नौज। सो कन्नौज के क्षेत्र में अपनी राज व्यवस्था को इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे। दिस कॉन्स्टेंट वारफेयर वीकेंड ऑल थ्री किंगडम्स। सो इसलिए ये तीनों किंगडम्स जो है आपस में क्या करते थे, युद्ध करते थे, आपस में युद्ध होता था। ड्यूरिंग दिस पीरियड हम देख रहे हैं 800 to 1000 AD के बीच में। तो इस समय क्या होता था, छत्तीसगढ़ वाज रूल्ड बाय द कलचुरी डायनेस्टी, जिसका नाम है हैहैया लाइनेज, या हिंदी में हम बोले हैहैया राजवंश। सम इम्पोर्टेंट किंग्स ऑफ दिस डायनेस्टी वर कलिंगराज, रत्नदेव एंड जाजलदेव। तो ये कुछ महान और फेमस राजवंश हैं जो छत्तीसगढ़ में राज किए। कलिंगराज रूल्ड ओवर द होल ऑफ साउथर्न कोसला अराउंड द ईयर 1000 के समय में कलिंगराज जो था पूरा दक्षिण कौशल पे राज किया। ही इस्टेब्लिश्ड हिज कैपिटल एट तुमान, उन्होंने अपने कैपिटल कहाँ बसाया, तुमान में। एंड रूल्ड इंडिपेंडेंटली फॉर मेनी ईयर्स, काफ़ी लंबे समय तक स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे। उसके बाद रत्नदेव मेड रतनपुर हिज न्यू कैपिटल एंड डेवलप्ड इट इनटू वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी ऑफ द टाइम इन द महाकोसला रीजन। सो उसके बाद उसी के राजवंश का जो रत्नदेव था उन्होंने रतनपुर को बसाया और वहाँ अपना शासन व्यवस्था इस्टेब्लिश किया। तो ये उस समय का क्या था, सबसे बिगेस्ट सिटी थी महाकोसला रीजन की। इन दोज डेज देयर वेयर नो टाउन इक्वल टू रतनपुर इन महाकोसला रीजन। सो महाकोसला में रतनपुर के जितना इतना बड़ा कोई और दूसरा शहर नहीं था। द कलचुरी किंग कंसिडर्ड देमसेल्फ राजपूत। तो ये कलचुरी किंग्स लोग जो होते थे वो अपने आप को क्या बोलते थे, राजपूत कहते थे। देयर वेर सेवरल अदर इन्फ्लुएंशियल राजपूत डायनेस्टी इन नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया। तो इन सारी जगहों में और भी काफ़ी सारे राजपूत थे, जैसे कि प्रोमिनेंट एमंग देम वेयर द चौहान्स, तोमर्स, परमार्स, गुर्जार्स एंड प्रतिहारस। तो इस तरह के ये सभी राजवंश थे। मेंबर्स ऑफ दिस रॉयल लाइनेज इस्टेब्लिश इंडिपेंडेंट किंगडम्स एट डिफरेंट प्लेस। सो ये डिफरेंट प्लेस पे अपना इंडिपेंडेंटली रूप से अपना किंगडम इस्टेब्लिश करने लगे। द परमार डायनेस्टीज रूल्ड ओवर सेंट्रल इंडिया। सो परमार के जो राजवंश के लोग थे उन्होंने सेंट्रल इंडिया पे शासन किया। भोज वॉज द मोस्ट रिनोवेटेड किंग ऑफ दिस लाइनेज। और जो राजा भोज थे वो सबसे ज़्यादा मोस्ट और फेमस किंग थे इस लाइनेज में। दिस ही इज़ अ माइटी वॉरियर विथ अ पावरफुल आर्मी हु एस्टेब्लिश अ वास्ट एम्पायर ओवर विच ही रूल्ड फ्रॉम 1000 to 1035। सो ये 1000 से 1035 के बीच में रूल कर रहे थे और शासन कर रहे थे, और ये काफ़ी पावरफुल राजा में से एक थे। अपार्ट फ्रॉम बिगन एंड इन्फ्लुएंसर रूलर, इसके अलावा जितने भी शुरुआती दौर में जितने इन्फ्लुएंसर रूलर्स थे, शासक थे, ही वॉज ऑल्सो डीपली इंटरेस्टेड इन द साइंसेस, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर। सो ये सभी इन सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड थे। बट आगे हम देखते हैं कि आगे फिर क्या होता है। एट दैट टाइम, इस समय और क्या होता है कि उस समय के राजा जो लोग थे सिर्फ शासन करने में ही नहीं बल्कि इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें जैसे साइंस, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर, इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट रखते थे। तो उसी समय में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। एट दैट टाइम देयर वाज अ पावरफुल रूलर इन सेंट्रल एशिया कॉल्ड महमूद गजनवी। सो सेंट्रल एशिया में पावरफुल यहाँ पे किंग्स रहता था जिसका नाम था महमूद गजनवी। ही इन्वाइडेड नॉर्थ इंडिया सेवरल टाइम्स फ्रॉम अफगानिस्तान बिटवीन 1000 एंड 1025। तो 1000 से 1025 के बीच में महमूद गजनवी ने काफ़ी बार जो हमारे नॉर्थ इंडिया है उसको कई बार अटैक करने की कोशिश की, प्लंडरिंग एंड लूटिंग द लैंड एंड इट्स पीपल। सो वहाँ के लोगों को लूटना और लैंड को लूटना, इस तरह की स्टार्ट कर दिया था महमूद गजनवी ने। कहाँ से थे? अफगानिस्तान से।
अ ग्रेट स्कॉलर फ्रॉम हिज किंगडम कॉल्ड अल्बरूनी। उसके किंगडम से एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे जिसका नाम था अल्बरूनी। विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसी समय में उन्होंने इंडिया में आया। ही केम टू स्टडी मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड द डिफरेंट रिलीजन दैट फ्लोरिश्ड इन द कंट्री। सो वो इंडिया में आए थे कि मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए, एस्ट्रोनॉमी और बहुत सारे जो अलग अलग धर्म इंडिया में मानते हैं उन सारे को स्टडी करने के लिए। ही लर्न संस्कृत ड्यूरिंग हिज स्टे एंड स्टडी मैनी एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स। सो इन्होंने इंडिया में रह करके संस्कृत पढ़ा, इसके अलावा काफ़ी सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स भी पढ़े। आफ्टर रिटर्निंग टू हिज होम कंट्री इन 1030 ही रोट अ बुक इन अरबिक टाइटल तहकीक अ हिंद। सो जब वो 1030 में अपने देश वापस गया तो उन्होंने एक अरेबिक भाषा में एक बुक लिखा और उस बुक का नाम था तहकीक अ हिंद। वी गॉट अ लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पीपल ऑफ इंडिया। इससे हमें इंडिया के लोगों के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलता है। देयर कस्टम, रिलीजन्स, ट्रेडिशन, साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमिक्स एक्सेट्रा फ्रॉम दिस बुक। तो ये सारी चीज़ें हमें इस बुक से पता चलता है कि अल्बरूनी ने उस बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है। काफ़ी सारी चीज़ें उससे हमें सीखने को मिलता है कि वो 650 से 1000 AD के बीच में भी इस तरह की इंडिया को जैसे कि बोला जाता है कि विश्व गुरु बोला जाता है, तो वो सारी चीज़ें विदेश के लोग भी यहाँ पर आकर सीखते थे। फ्यूडल पॉलिसीज ऑफ द किंग्स लोगों की फ्यूडल पॉलिसी कैसी थी, किस तरह से ये अपना राजवंश करते थे या फिर राजाओं का शासन करने की जो नीति होती थी वो कैसे होती थी, इसके बारे में हम देखेंगे। तो बिकॉज किंग्स वेयर कॉन्स्टेंटली एट वॉर विथ ईच अदर्स। सो जितने भी किंग्स लोग होते थे वो लगातार एक दूसरे से युद्ध करते रहते थे। द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्मी इंक्रीज। द किंग डिड नॉट हैव लार्ज आर्मीज। सो जिसके पास बहुत बड़ी संख्या में आर्मी नहीं होता था वो क्या कर रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी बढ़ा रहे थे अपना क्योंकि युद्ध चलते ही जा रहा था। इंस्टेड दे डिपेंड ऑन देयर सीनियर ऑफिसर एंड फ्यूडल लैंड लॉर्ड्स टू प्रोवाइड सोल्जर्स टू फाइट इन बैटल्स। तो ये लोग अपने फ्यूडल के ऊपर डिपेंड होते थे कि जब भी युद्ध होता था, राजा लोगों के पास ज़्यादा आर्मीज नहीं होते थे, तो उनके जितने भी फ्यूडल्स होते हैं युद्ध के समय में, बैटल के समय में आर्मी प्रोवाइड करने के लिए उनके ऊपर डिपेंड होते थे। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट आर्मीज बिगेन टू इंक्रीजिंग यूज cavalry and elephant troops in addition to infantry in warfare। तो इस तरह से क्या होता था, युद्ध के समय में सिर्फ पैदल चलने वाले मनुष्य ही नहीं, इसके अलावा काफ़ी सारे जैसे एलिफेंट्स वगैरह ये सब युद्ध के लिए रखने लगे। आर्मीज़ के लिए युद्ध करना है तो ये सारे आर्मी रखने लगे। दिस अरेंजमेंट had its advantage as well as drawbacks। so ये अरेंजमेंट हो रही थी वो एडवांटेज लेवल पे हो रही थी। among the advantages was that those official did not have to pay regular salaries from kingdom। so जो लोग अपने kingdom में regular salaries नहीं पे करते थे, instead he gave them large tracts of land or even several villages from which they were entitled to collect revenue। so उन लोगों को क्या करते थे, वहाँ से उन लोगों को एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं देते थे, बड़ा गांव दे देते थे या फिर एक किंगडम्स को दे देते थे और वहाँ से उन्हें क्या करना रहता था, रेवेन्यू कलेक्ट करना रहता था। इन रिटर्न्स दे वुड सेंड देयर आर्मीज टू हेल्प द किंग्स whenever he need them in battle। और इसके बदले में उन्हें क्या देना होता था राजा को कि वो अपने आर्मी को भेजते थे जब भी युद्ध होता था उस समय। However the disadvantage, और इसका क्या disadvantage था, was that once this feudal vassal began earning a lots of money from their village। तो इससे क्या हुआ कि disadvantage ये हुआ कि जो भी feudal vassal थे इससे काफ़ी सारी मनी जो है अर्निंग करने लगे and they become economically strong and started to disobey the order of kings। so
सो ये स्ट्रॉन्ग होने लगे और इसके बाद बहुत सारे उसके पास पैसे, इकोनॉमिकल फ्री होने लगे, स्ट्रॉन्ग होने लगे। तो क्या करने लगे, ऑर्डर जो रहता था किंग्स की उसको ओबे नहीं करते थे, आज्ञा का पालन नहीं करते थे। सिंस दे हैड देयर ओन आर्मीज दे डिड नॉट फेयर द किंग एंड ट्राई टू बिकम मोर इंडिपेंडेंट। सो ये लोग राजाओं से डरना बंद कर दिया और खुद का बड़ी बड़ी संख्या में आर्मीज लगने लगे और इसके साथ ही साथ इंडिपेंडेंटली शासन करने लगे। सो आगे हम देखते हैं मेजर डायनेस्टीज ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में और कितने सारे मेजर डायनेस्टीज हैं इसके बारे में हम जानते हैं। द चोल्स वेयर द मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया की सबसे पावरफुल में से एक था, वो कौन सा था, चोल्स था। द इम्पॉर्टेंट किंग्स ऑफ दिस डायनेस्टी वेयर राजा चोल, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था और काफ़ी ज़्यादा फेमस था, उसका नाम था राजा चोल, राजेंद्र चोल एंड कुलोत्तुंग चोल। ये तीनों जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। दे नॉट ओनली हेल्ड स्वे ओवर द होल ऑफ साउथ इंडिया बट दे कंडक्टेड मिलिट्री कैंपेन्स इन ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड बंगाल, डिफीटिंग एंड प्लंडरिंग दिस किंगडम एंड एस्टेब्लिश अ वास्ट एम्पायर। सो इन सारी जगहों में क्या करते थे, अपना मिलिट्री कैंपेन्स चलाते थे ओडिशा, छत्तीसगढ़ और बंगाल में, और लोगों को लूटते थे और अपना किंगडम जो है इस्टेब्लिश करते थे। देयर नेवल फ्लीट इन्वेडेड श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड मालदीव। तो ये लोग इतना ही नहीं, इसके अलावा समुद्र पार भी जाकर के श्रीलंका, इंडोनेशिया और मालदीव्स में भी युद्ध किए और इन जगहों को जीता। अ लार्ज पार्ट ऑफ श्रीलंका रिमेन अंडर चोलास रूल फॉर अ लॉन्ग पीरियड। लंबे समय तक ये चोल जो राजवंश थे, इन्होंने श्रीलंका के काफ़ी बड़े भागों को जीत करके उस पर शासन किया। द चोल्स वेयर सक्सेसफुल इन वॉर बिकम दे हैड अ पावरफुल आर्मी एंड नेवी। उसके पास पावरफुल आर्मी था और पावरफुल अच्छे कुशल नेवी थे, जिसकी वजह से ये लोग वॉर में क्या होते थे, सक्सेसफुल होते थे। दे बिल्ड मैग्निफिसेंट टेम्पल विद द वेल्थ दे अमेस्ड। सो ये लोग क्या करते थे, जीतने के बाद में काफ़ी बड़े बड़े टेम्पल्स बनाते थे। दे इंस्टॉल्ड गॉड्स इन दिस टेम्पल लिंक्ड टू देयर नेम्स। सो लोग क्या करते थे, बड़े बड़े टेम्पल इंस्टॉल करते थे, मीन्स बड़ा बड़ा टेम्पल्स बनाते थे और टेम्पल्स का नाम अपने नाम के साथ में लिंक करके उसका नाम रखते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल वी फाइंड इन स्क्रिप्शन लाइक राजा चोल्स बिल्ड द राजा राजेश्वर टेम्पल। तो जो राजा चोल था, उन्होंने राजा राजेश्वर टेम्पल को बनवाया था। तो इस तरह से अपने नाम के साथ में टेम्पल का नाम कनेक्ट करते थे। द चोल्स इम्पोज टैक्सेस ऑन देयर सब्जेक्ट टू पे फॉर मेंटेनेंस ऑफ देयर आर्मी एंड फॉर अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। सो ये लोग क्या करते थे, रेवेन्यू जो लेते थे, जो भी टैक्सेस होते थे, इन सारी चीज़ों से वो लोग मेंटेन करते थे और जो भी उनका एडमिनिस्ट्रेटिव होता था, राजतंत्र होता था, प्रजातंत्र होता था, शासन की व्यवस्थाएं होती थी, इन्हीं सारी चीज़ों से वो मैनेज करते थे। टैक्स ऑन लैंड एंड इट प्रोड्यूस एंड टैक्स ऑन ट्रेड वेयर देयर मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू। तो ये क्या करते थे, लैंड से मीन्स जो ज़मीन होता था उससे टैक्स लेते थे। इसके अलावा ट्रेड मीन्स जो व्यापार करते थे उनसे टैक्स लिया करते थे, इसी से सबसे ज़्यादा उनका रेवेन्यू आता था। द टैक्स ऑन लैंड कुड बी अप टू 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रोड्यूस। सो जितने भी टोटल टैक्सेस होते थे उसमें से 1/3 दिया जाता था। और व्हेन पब्लिक वर्क लाइक बिल्डिंग रोड tanks and canal had to be constructed, villages were expected to undertake the work without payment. So उस समय जब रोड वगैरह बनता था या फिर बिल्डिंग्स बनती थी, टैंक्स या नहर वगैरह, इस तरह की सारी चीज़ें, मैन्युफैक्चरिंग का काम होता था, कंस्ट्रक्शंस का काम होता था, तो वहाँ पर वहाँ की जो जनता थी उन्हें विदाउट पेमेंट से वर्क भी कराया जाता था। इट वॉज ड्यूरिंग दिस इरा, इस समय, इस काल में, दैट विलेज एडमिनिस्ट्रेशन एंड लोकल सेल्फ गवर्नेंस वेयर डेवलप्ड। इस तरह से धीरे धीरे वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी और वहाँ की जो सेल्फ गवर्नेंस बॉडी थी वो क्या हुआ, धीरे धीरे डेवलप होने लगा। तो इस तरह से आज का ये चैप्टर हमारा यहीं पे फिनिश होता है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में।